अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m है। ये कैसा है? ये रेस्ट में है, इसके ऊपर सारे फोर्सेस फिलहाल बैलेंस हो रहे हैं। विथ विच इट हैज़ अ कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। यहाँ का सरफेस जो है वो रफ है, ऐसा कि कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के बराबर आने वाला है। इट इज़ डिज़ायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ। हम चाहते हैं कि ये बॉडी में मोशन आ जाए और हम चाहते हैं मिनिमम पॉसिबल एफर्ट के साथ, मिनिमम पॉसिबल फोर्स के साथ मोशन आ जाए। इसलिए हमको मालूम करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, हमको उस फोर्स की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करना है। ठीक है ना। मान लीजिए कि हमने ऐसी फोर्स उस पर अप्लाई की, ऐसी फोर्स अप्लाई करने के बाद फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। ठीक है ना। अगर हम देखें ऑब्जेक्ट पर, नीचे की तरफ आ जाएगा mg। ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स नहीं है, इस वजह से हम वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन को mg के बराबर लिख सकते हैं। ऐसे केस में अगर हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर कर दी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ mg के बराबर कर दी, तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमेशा उस वक्त बॉडी में मोशन शुरू हो जाएगा जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। अब हम सोचेंगे, क्या इस फोर्स से कम फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट में मोशन पॉसिबल है? यानी अगर हम फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करें, हमको अप्लाइड फोर्स कितनी लगाना है साहब? अप्लाइड फोर्स लगाना है फ्रिक्शन के बराबर, ऑब्जेक्ट में मोशन शुरू हो जाएगा। अगर हमने फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करना चाहा तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी खुद ब खुद कम हो जाएंगी। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन को कम किया जा सकता है। इसलिए अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन के कम होने की वजह से ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन के कम होने की वजह से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। इसलिए अब हम फोर्स को हॉरिजॉन्टल लगाने के बजाय थोड़ा इंक्लाइंड डायरेक्शन में लगाते हैं, ताकि फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाए। फ्रिक्शन कैसे कम होगा? नॉर्मल रिएक्शन के कम करने से। ध्यान देना, अगर मैंने ऐसी फोर्स लगाई F, ऐसा कि उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो एक कंपोनेंट तो हो जाएगा F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट सरफेस की तरफ जाएगा। यानी पहले सरफेस की तरफ mg जा रहा था, अब F का भी एक कंपोनेंट आ गया, मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई ना, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इस वजह से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम उसको पुश करना नहीं चाहते हैं, हम उस पर पुलिंग नेचर का फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए मैंने उसको ऐसे डायरेक्शन में F अमाउंट का फोर्स लगाया, ऐसा कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, और उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, कितना? F sin थीटा। अब सरफेस की तरफ जाने वाली फोर्स जो है ना, वो mg नहीं बची, सरफेस की तरफ जाने वाली फोर्स हो गई mg, उसमें से ऊपर की तरफ जा रही है फोर्स माइनस F sin थीटा। इसका मतलब यहाँ के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं है, बल्कि नॉर्मल रिएक्शन बराबर है mg माइनस F sin थीटा के। नॉर्मल रिएक्शन बराबर है mg माइनस F sin थीटा के। जब नॉर्मल रिएक्शन में डिक्रीमेंट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन के कम होने की वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएंगी, इस वजह से F cos थीटा यानी फोर्स की वैल्यू भी हमको कम लगने वाली है। इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में मोशन कब शुरू हो जाएगा? जब F cos थीटा बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन के, राइट। यानी F cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन बराबर है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg माइनस F sin थीटा। हम चाहते हैं फोर्स की मिनिमम वैल्यू मालूम करना, तो पहले फोर्स का फॉर्मूला तो बना लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगा F cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा। ये माइनस म्यू F sin थीटा को इधर बुला लीजिए, F कॉमन निकाल दीजिए, इक्वेशन में बचेगा cos ऑफ थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। यहाँ से हमको पता चला कि जनरल फोर्स का फॉर्मूला है म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। यह है फोर्स का जनरल फार्मूला। अब इसके केस में हमको मालूम करना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा जिसके ऊपर हम फोर्स को मिनिमम कर लें, यानी हम थीटा की वैल्यू को बदल कर फोर्स को मिनिमम बनाना चाहते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में मिनिमम का वर्ड नज़र आएगा, हमको याद आएगा डिफरेंशिएशन। किसके साथ डिफरेंशिएशन? जिसको बदल कर हम वैल्यू को मिनिमम पर पहुंचाना चाहते हैं, हम थीटा को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा बदलने की वजह से म्यू mg में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब डिफरेंशिएशन में बचा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, राइट। ठीक है, अब ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मुझे डिफरेंशिएट करना है। मैं यहाँ एक जनरल फार्मूला समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है 1/x का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x को ऊपर बुला लेंगे, x हो गया x बार -1, पावर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, पावर में से एक माइनस होगा, मतलब x बार -2 होगा, इसलिए आंसर आ जाएगा -1/x²। इतना काफ़ी नहीं होगा, इसके बाद आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो 1 आता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। सिमिलरली यहाँ पर भी
अभी तो मैं डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा को एज इट इज़ लिखता हूँ, म्यू एम जी को भी एज इट इज़ लिखता हूँ। ये ऐसा हुआ डिनोमिनेटर वाला टर्म, जैसे ये पूरा एक फंक्शन हो, एक वेरिएबल हो, अगर वो 1/x होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता -1/x², तो इसका कितना हो जाएगा -1/cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर। इतना काफ़ी है? नहीं, इसके बाद आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसका डिफरेंशिएशन? cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। करेक्ट है? समझ आ गया ये? अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एफ टू बी मिनिमम, अगर फोर्स को मिनिमम बनाना है, इसका मतलब डी एफ बाई डी थीटा यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। इसलिए डी एफ बाई थीटा की जगह पर जीरो रख दो। म्यू एम जी जीरो के डिवाइड में जाके जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 जीरो के डिवाइड में जाके जीरो हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई में जाकर जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन में बचा है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, मैं नया पेज यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, बाद में इस थीटा की वैल्यू के हिसाब से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला याद रखिए, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हम यहाँ से थीटा निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास फंक्शन आया जीरो इक्वल टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। जीरो इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जीरो इज इक्वल टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एज इट इज़ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से पता चला साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस ऑफ थीटा, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसलिए हम कह सकते हैं tan थीटा। म्यू का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा हमारे पास अवेलेबल है। हम जानते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला आया, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये है फोर्स, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर म्यू की जगह पर tan थीटा रख दूँ तो ये फोर्स मिनिमम फोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में कहीं भी आपको थीटा नज़र नहीं आ रहा है, ऑप्शन में आपको कहीं भी थीटा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ से थीटा को हमको कैंसिल करना पड़ेगा। थीटा को कैंसिल करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेता हूँ। सो म्यू एम जी अपॉन कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर लिया, यानी इक्वेशन बच चुकी है f इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा 1/cos थीटा है ना, ये चेंज होकर हो जाएगा। 1/cos थीटा कितना होता है जी? ये होता है sec थीटा, और cos थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू एज इट इज़, और sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है tan थीटा। राइट है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर है म्यू के, और हमको फॉर्मूले के अंदर म्यू को ही इंट्रोड्यूस करवाना है, इसलिए f बराबर हो गया म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू एज इट इज़ था, और tan थीटा की जगह पर हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे म्यू को, इसलिए आ चुका है एक और म्यू। अब ऊपर ज़रा एहतियात से देखिए, सेक थीटा है, हमको सेक नहीं चाहिए, हमको वहाँ म्यू चाहिए, इसलिए हम सेक को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे tan में। क्या मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा? एक ही तो बात है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा। आगे बढ़ते रहिए, यानी f इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा था। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आइडेंटिटी के थ्रू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है, इसलिए f की वैल्यू, बल्कि हमने यहाँ पर म्यू की जगह पर tan थीटा इंट्रोड्यूस कर लिया है, इसलिए ये बन जाएगा f मिनिमम। ये बन चुका है f मिनिमम। तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? मिनिमम फोर्स की वैल्यू है म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अगेन हमने tan थीटा की जगह पर म्यू रख दिया, ये मिनिमम फोर्स के लिए होगा, इसलिए फॉर्मूले के अंदर आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब एक और स्टेप बाकी, हमारा आंसर आ ही गया, f मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अगेन ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर है ना, 1 प्लस म्यू स्क्वायर को लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास दोबारा वैल्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगी। फ़ायदा ये हुआ कि ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यानी हमारे पास फाइनल आंसर आया f मिनिमम इज इक्वल टू कितना आया, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये होना चाहिए मिनिमम फोर्स का वैल्यू। सो चेक कीजिए, म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस अंडर रूट म्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट।